नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है भोपाल मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 6 दिसंबर की दोपहर कोई 2 बजे का समय था। तभी एक युवक और एक युवती थाना कटारा हिल्स में आते हैं। वे दोनों एक बड़ी सी कत्थई रंग की कार से उतरे थे, जिससे ये तो समझ में आ रहा था कि दोनों कोई उठाए गिरे नहीं है, बल्कि शरीफ और सभ्य समाज का हिस्सा है। पहली नज़र में देखने पर दोनों पति पत्नी लग रहे थे, जिनके चेहरे पर इस गुलाबी ठंड में भी पसीना आ रहा था। उनके हाव भाव साफ साफ चुगली कर रहे थे कि जिंदगी में पहली बार उन्होंने किसी थाने में पांव रखा है। एक अधेड़ था तो दूसरी जवान दिख रही भरे पूरे बदन की महिला थी। उसके साथ आया व्यक्ति भी कम स्मार्ट नहीं लग रहा था। दोनों की उम्र 35 से 40 साल के करीब थी। गाड़ी सलीके से पार्क कर दोनों आहिस्ता से चलकर थाने के मेन गेट पर आ गए। शरीफ शहरी लोगों का यूं थाने आना कोई नई बात नहीं है, जो आमतौर पर छोटी मोटी वारदातों के शिकार होते हैं, लेकिन यहाँ मामला एकदम उलट था। महिला सदे कदमों से मौजूद ड्यूटी अफसर के पास पहुंची और बिना किसी भूमिका के बोली, सर मेरा नाम संगीता मीणा है और ये मेरे प्रेमी आशीष पांडे है। साथ आए पुरुष ने खुद के आशीष पांडे होने की सहमति में कुछ इस तरह से सिर झुकाया जैसे कोई बड़ा अवार्ड उसे मिलने वाला हो। एक नहीं, मौजूदा सभी पुलिस वाले परिचय देने के इस बिंदास अंदाज पर चौंके और सभी ने एक साथ ये अंदाजा लगाया था कि हो ना हो दोनों किसी मुसीबत में फंस गए हैं। या तो महिला का पति इनके पीछे पड़ गया है, या फिर उसके प्रेमी की पत्नी ने कोई बड़ा फसाद खड़ा कर दिया है, जिससे बचने के लिए ये लोग पुलिस की मदद चाहते हैं। मौजूद अफसरों में से एक ने पुलिसिया अंदाज में कहा, जी कहिए क्या बात है। महिला शायद इसी सवाल का इंतजार कर रही थी, सो तुरंत बोली, बाहर खड़ी कार में मेरे पति का शव है। मैंने और आशीष ने उनकी हत्या कर दी है। बस इतना सुनना था कि सभी सन्न रह गए, क्योंकि महिला पूरे आत्मविश्वास से बोल रही थी। अचानक ही अफरा तफरी मच गई। जो लोग अभी तक सारी बातचीत ये एक्टिंग करते सुन रहे थे, मानो उनकी इसमें कोई दिलचस्पी ना हो, वे भी अपना काम धाम छोड़कर सतर्क हो गए। बम फूटने के बाद का सन्नाटा पसर गया और सभी एक दूसरे का मुंह ये सोचते हुए ताकने लगे कि महिला या तो सच बोल रही है या फिर मजाक कर रही है। ये दोनों ही अंदाजे गलत निकले। पुलिस वाले जैसे ही इन दोनों को बाहर लेकर आए और धड़कते दिल से कार की डिक्की खोली तो उसमें वाकई एक पुरुष का शव पड़ा था। इसके बाद तो दोनों को घेरे में लेकर सवालों की बौछार लगा दी गई। शव 35-40 साल के युवक का था, जिस पर कंबल लिपटा हुआ था। चेहरे की बिगड़ी और सिर की कुचली हालत बता रही थी कि मारने से पहले किसी तरह का रहम मृतक पर नहीं किया गया था। मृतक का नाम धनराज मीणा है। धनराज मीणा अब से कोई 7 साल पहले जब पत्नी संगीता और बच्चों को लेकर सीहोर के अपने छोटे से गांव टीकाखड़ी से भोपाल आया था तो बहुत खुश था। रहने के लिए उसने कटारा हिल्स के अपार्टमेंट सागर गोल्डन कैंपस में फ्लैट ले लिया था, जिसका नंबर था 109। भोपाल आकर बस जाना जिंदगी का सुखद अनुभव, जिसका एक बड़ा मकसद ये था कि बेटी और बेटा यानी दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो। वे एक सभ्य और शिक्षित समाज में रहते, जिंदगी के तौर तरीके सीखे और फिर अच्छी नौकरी करे। इस अपार्टमेंट का माहौल सचमुच में अच्छा था। सारे फ्लैट्स में पढ़े लिखे लोग रहते थे। गांव जैसी चिल्लापे यहाँ पे नहीं थी। करने के नाम पर धनराज मीणा ने खेती किसानी के आइटम की दुकान अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर खोल ली थी, जिससे ठीक ठाक आमदनी हो जाया करती थी। पत्नी और बच्चे भी खुश थे और जल्द ही अपार्टमेंट के रहवासियों से वो घुल मिल गए थे। संगीता को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। फ्लैट नंबर 101 वाले आशीष पांडे के परिवार से तो इतनी घनिष्ठता हो गई कि ये लोग तीज त्योहार साथ मिलकर मनाने लगे थे। आशीष भले आदमी थे जो लिंक सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी में इंजीनियर थे। उनकी पत्नी भी कॉलेज में नौकरी करती थी। संगीता तो उनकी खास सहेली बन गई थी। समय कैसे गुजर रहा था इसका एहसास ही नहीं हो रहा था। दिन दुकानदारी में कट जाता था और शाम घर वापस आते ही टीवी और सोसाइटी की जिंदगी का हिस्सा बनकर निकल जाया करता था।
इसके बाद रात होते होते खाना और फिर गप्पों में रम जाना और फिर बेडरूम में जाकर बिस्तर पर पसर जाना। कभी कभी तो लगता था कि जिंदगी में कोई दुख या कमी है ही नहीं। साथ ही ये सोचते हुए डर भी लगता था कि कहीं हमारी हंसती खिलती जिंदगी को किसी की नजर ना लग जाए। संगीता को भी जैसी जिंदगी चाहिए थी वैसी मिल गई थी। अपार्टमेंट में सभी अच्छे और समझदार लोग थे, साफ सफाई और सलीके से रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे और खास बात यह थी कि बेवजह किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते थे। दोनों बच्चों को भी अच्छा माहौल मिल रहा था। गांव में रहते तो बच्चे भी गंवार देहाती ही रह जाते। कुछ दिनों से जरूर एक कमी खटक रही थी कि काश धनराज भी शहरी मर्दों की तरह बढ़िया सज संवर कर टिप टॉप रहते, लेकिन जाने क्यों उन्हें सलीके से रहने का कोई शौक ही नहीं था। अभी भी उनके बातचीत के लहजे से देहातीपन टपकता है तो संगीता को बहुत गुस्सा आता था। कभी इस बाबत पत्नी उन्हें समझाती तो गुस्सा हो उठते। इस पर उसकी चिढ़ और बढ़ जाती कि क्यों ये गंवारेपन को अपनी खूबी समझते हैं। एक आशीष जी है, क्या टिप टॉप और एक्टिव रहते हैं, सामाजिक काम भी करते रहते हैं और सोसाइटी के भी काम देखते हैं। लाख रुपया महीना तो उन्हें सैलरी मिलती है। इतने हंसमुख और मिलनसार अगर धनराज भी होते तो बात कुछ और होती, लेकिन वे है कि सुनते ही नहीं। आशीष की पत्नी भी अच्छी है, दोनों का मैच लाखों में एक है। दोनों एक दूसरे से जितना प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। काश उसे भी ऐसा हैंडसम और स्मार्ट पति मिला होता। धनराज को ना जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से संगीता बदली बदली लग रही थी। आशीष और उसकी पत्नी का जिक्र किए बिना उसका खाना हजम नहीं होता था, लेकिन गुस्सा तो तब ज्यादा आता था जब वो आशीष से उसकी तुलना करने लगती थी। जब वो बहुत नजदीक होती थी तब भी अजनबी सी लगती है। कभी कभी ऐसा भी लगता था जैसे कि उसे ही कोई गलतफहमी हो रही हो, पर कैसे उसे समझाऊं कि उसके मुंह से आशीष का नाम बार बार सुनकर उसे गुस्सा आता है। अभी लॉकडाउन के पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। पांडे फैमिली का आना जाना कभी कभार ही होता था और आशीष से या भाभी से कैंपस में चलते फिरते दुआ सलाम हो जाती थी। अब ये लॉकडाउन में क्या हो गया कि पांडे जी अक्सर हमारे घर में ही नजर आते हैं। ये ठीक है कि सब बोर हो रहे हैं, बच्चे भी हैरान परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो कतई नहीं कि मैं अपने घर में ही मेहमान सा महसूस करने लगूं। ना जाने क्यों कुछ गड़बड़ होने का एहसास उन लोगों के चले जाने के बाद और उससे भी ज्यादा रात को सोते समय धनराज को होता था। लॉकडाउन में धनराज की दुकान बंद रहने से संगीता के आशीष से मिलने जुलने पर मानो धनराज नाम का पहरा सा लग गया। संगीता को बार बार ऐसा लगता था कि या तो उन्हें अपने घर बुलाकर बतियाती रहूं या फिर उनके घर में जाकर घंटों बैठकर बातें करती रहूं। मुझे नहीं मालूम मुझे ये क्या हो रहा था, लेकिन जो भी हो रहा था वो रोके नहीं रुक रहा था। लगता था जैसे मेरा दिल मेरे अख्तियार में नहीं रह गया है। फिर संगीता ये भी सोचा करती थी कि उसने कोई गुनाह या गलती तो नहीं की। कोई अगर उसे अच्छा लगने लगा है तो उससे 2 घड़ी बातें करने में क्या हर्ज है। हर्ज तब लगता जब खिंचे खिंचे रहने वाले धनराज की आंखों में तैरते सक्के बादल दिख जाते। जब भी आशीष आते तो वो अक्सर खामोश रहते और निगाहों से हम दोनों की निगरानी सी करते रहते। उनके जाने के बाद ना तो धनराज नॉर्मल रह पाते और ना ही मैं सहज तरीके से रह पाती। धनराज का गुस्सा बहुत तेज था, सो किसी अनहोनी से भी डरती, लेकिन क्या करूं समझ नहीं आता। आशीष के जाने के बाद हर बार फैसला कर लेती थी कि अब उनसे पहले जैसी दूरी बनाकर रहूंगी, पर दूसरे दिन ये प्रण टूट जाता था। जिंदगी एक अनचाहे अनसोचे मुकाम पर आती जा रही थी। इसी द्वंद्व के दौरान आशीष यादों में आते थे तो सब कुछ भूल जाती थी और उनकी बातों और पर्सनैलिटी में खो जाती थी। धनराज को समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। हो सकता है कि वो शक का शिकार हो गया हो, लेकिन उन कमबख्त नजरों का क्या करे। एक पुरानी देहाती कहावत है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग जरूर होती है। अब ये आग कैसे बुझेगी ये तो मुझे ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो मेरा हंसता खिलता घर इस आग में जलकर राख हो जाएगा। अब ये साफ हो गया था कि संगीता के आशीष के साथ शारीरिक संबंध भी है, क्योंकि धनराज जब भी इस बारे में पूछता हूँ तो वो चिढ़ाने वाले जवाब देने लगती है। संगीता ने भी सोचा कि जब धनराज को सच का पता चल ही गया है
तो क्यों बार बार पूछता है और शराब के नशे में मुझे जानवरों की तरह पीटता है। आशीष से अब संगीता की हालत देखी नहीं जाती। जल्द ही उसे कुछ करना पड़ेगा, पर ऐसी हालत में क्या हो सकता है ये नहीं सूझ रहा था उसे। धनराज ने आखिर एक दिन अपनी पत्नी संगीता और आशीष को रंगे हाथों पकड़ ही लिया। दुकान से अचानक आकर घंटी बजाई तो दोनों बुरी तरह से डर गए थे। कहने वाले सही कहते हैं कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कोई नहीं जानता। वो तो अच्छा हुआ कि जेब में पिस्तौल नहीं थी, नहीं तो आशीष को उस दिन धनराज गोली मार देता। दोनों कितनी बेशर्मी से लिपटे पड़े थे। आशीष तो सिर झुकाए वहां से निकल गया था और संगीता भी कुछ देर सन्न रह गई थी। अब तो उसे पीटने का भी मन नहीं करता। लगता था जैसे सारी दुनिया उस पर हंस रही है कि कैसे मर्द हो तुम धनराज, जो अपनी बीवी को काबू में नहीं रख पाए। थू है तुम पर और तुम्हारी मर्दानगी पर, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। बात अभी ढकी मुंदी घर की दहलीज तक थी। फिर ये भी लग रहा था कि राज खुल गया तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। बच्चों पर भी गलत असर पड़ेगा। इतनी नरमी बरतने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था कि चूक कहाँ हो गई। आशीष के चले जाने के बाद संगीता पर जाने क्या गुजरी होगी। उस वहसी ने फिर से उसे मवेशियों की तरह मारा होगा। जाने क्यों अंदर कहीं से आवाज आ रही है कि आशीष तुम ही उनकी इस दुर्दशा के जिम्मेदार हो, जिसकी शुरुआत कुछ दिन पहले ही हुई थी, जब उनके फ्लैट का फ्यूज उड़ गया था और आशीष उसे जोड़ने गया था। अंधेरा हो चला था और आशीष फ्यूज लगाने ही वाला था कि खुद संगीता भाभी ने कहा था कि अंधेरा ही रहने दो, कम से कम आपका साथ तो मिलता रहेगा। फिर 1 घंटा हम दोनों एक दूसरे में गुथे रहे। सारी सीमाएं टूट गई, दूरियां खत्म हो गई। फिर इसके बाद तो ये हर रोज का सिलसिला हो गया। कोरोना का दौर और किसी के लिए आया हो ना आया हो, हमारे लिए तो सचमुच अवसर बनकर आया। धनराज के दुकान जाते ही मैं जाने किस सम्मोहन में बंधा हाथ में लैपटॉप लिए फ्लैट नंबर 109 में जा पहुंचता था और फिर शुरू हो जाती थी एक ऐसी प्यास बुझाने की कोशिश जो कभी बुझती ही नहीं, उल्टे और भड़क जाती थी। संगीता भी खुश हो जाती थी, लेकिन जुदा होते समय धनराज का खौफ उसकी बातों और आंखों में दिखता था तो मन कसेला सा हो जाता था। और फिर अब जब सब कुछ धनराज पर जाहिर हो ही चुका है तो ये डर तो खत्म हुआ है कि वो ना जाने क्या करेगा। पर ऐसा ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं। दिसंबर का सर्द महीना शुरू हो गया है, लेकिन आशीष से मिलना अब पहले सा आसान नहीं रहा। धनराज की पूरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहने की होती। आशीष से तो उसने बातचीत करनी ही बंद कर दी है और हमेशा कुछ सोच में डूबा रहता था। वो कुछ करेगा जरूर। आंखों देखी मक्खी निगलने वालों में से वो नहीं है। कुछ दिनों के बाद वो हो ही गया जिसका डर था। धनराज ने मकान बदलने का फैसला सुना दिया। अब वो निर्मल स्टेट कैंपस में रहने के लिए चलने को कह रहा है, जहां उसके कई रिश्तेदार और जान पहचान वाले रहते हैं। नहीं, मैं आशीष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। संगीता और आशीष दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। धनराज मकान बदलकर हमारी राह में रोड़ा अटका रहा है। संगीता को 20 गोलियां मैंने नींद की दे दी कि इन्हें मौका पाते ही धनराज को खिला देना, फिर हम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि जो हमें रास्ते से हटाने की साजिश रच रहा था, हमने उसे ही ऊपर पहुंचा दिया। अच्छी बात यह है कि इसमें संगीता राजी है और पूरा सहयोग भी दे रही है। कत्ल का ये आइडिया तो उसी के दिमाग की उपज है। जब भी वो सिग्नल देगी मैं फिर फ्लैट नंबर 109 में जा पहुंचूंगा। बस इस बार मकसद कुछ और होगा। संगीता, आज 5 दिसंबर 2021 है, जिसे मैंने धनराज की जिंदगी का आखिरी दिन मान लिया है। रात को मैंने खूब एक्टिंग की और कोरोना का डर दिखाकर धनराज को नींद की 10 गोलियां खिला दी। उसकी गहरी नींद में सो जाने के बाद आशीष भी आने को है। हमारा मिशन भी कामयाब होने वाला है। देर रात आशीष जब आ गए तो मैंने रस्सी उठाकर घोड़े बेचकर बेखबर सो रहे धनराज का गला घोट दिया। इस दौरान वो छटपटाया तो उसके सिर पर हथौड़ी दे मारी, जिससे वो और तड़पा और फिर हमेशा के लिए सो गया, यानी मर गया। हमने काफी देर तक इस बात की तसल्ली की कि वो मरा या नहीं, और जब तसल्ली हो गई तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हम दोनों अलग हो गए। तब तक रात के 2 बज चुके थे। संगीता को नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि उसके सामने उसके पति का शव पड़ा था।
कटारा हिल्स थाना भोपाल में रहने वाला बेचारा धनराज मीणा नाम का शख्स इस तरह मारा गया। कानूनी खाना पूर्ति करने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। युवती बता रही है कि वो उसका प्रेमी सुबह कोई 8 बजे शव को लेकर कहीं सुनसान जगह में ठिकाने लगाने का इरादा लेकर निकले थे। बच्चों ने पापा के बारे में पूछा भी था तो उसने बहाना बनाकर उन्हें टरका दिया था। 6 घंटे पूरे भोपाल में कार दौड़ाने के बाद भी उन्हें कोई मुनासिब जगह नहीं मिली तो उन्होंने थाने आकर सरेंडर कर दिया। आला अफसर आ गए थे, खासी हलचल है, मीडिया वाले भी कैमरा लेकर आ चुके थे। हालांकि करने को इस मामले में पुलिस के पास कुछ खास नहीं था, इसलिए पुलिस ने दोनों को धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया और मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने उनसे आवश्यक पूछताछ करने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।